आज हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली बात रहेगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है। ठीक है ना। ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो रीजन होता है एक हाइपोथैलेमस, उससे जुड़ा होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक एंटीरियर लोब, दो लोब दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना। एक ये पिंक कलर का और एक ब्राउन कलर का। ठीक है ना। तो इस लोब को हमने बोल दिया एंटीरियर लोब, और एक लोब को बोल दिया हमने पोस्टीरियर लोब। तो बेसिकली हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को दो लोब्स में डिवाइड किया है, एंटीरियर लोब्स एंड पोस्टीरियर लोब्स। ठीक है। एक सेकेंड, बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं ये जो एंटीरियर लोब है, ये वाला जो लोब है ये एंटीरियर है, और ये जो लोब है ये पोस्टीरियर है। ठीक है ना। तो दोनों के बीच में ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अलग सा कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं इस हिस्से को? पार्स इंटरमीडिया। एक सेकेंड, यहाँ कहीं होगा। हम्म, कहीं मार्क नहीं किया। ठीक है। तो देखिए, जो ये एंटीरियर रीजन है और ये पोस्टीरियर वाला, ठीक है ना, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो इन दोनों के बीच में जो ये रीजन है, ये जो चीज़ है, इन दोनों के बीच की ये जो चीज़ है कनेक्ट करती है इन दोनों को, उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है ना। और एंटीरियर रीजन को हम बोल सकते हैं पार्स डिस्टेलिस। ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को पार्स डिस्टेलिस, और ये पोर्शन कहलाया जाएगा हमारा पार्स नर्वोसा। ठीक है ना। तो पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी हमने देखा, दोनों के बीच में होता है पार्स इंटरमीडिया। इस वाले रीजन को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, इस वाले रीजन को बोलेंगे पार्स नर्वोसा। ठीक। तो पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने बेसिकली तीन पार्ट्स में बांट लिया। हमने तो लोब के हिसाब से तो हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर बोल दिया। बेसिकली अगर ब्रॉडली हम इसको डिफाइन करेंगे तो बोल देते हैं दो लोब है, एक एंटीरियर लोब है, एक पोस्टीरियर लोब है। बट उसके अंदर जाके उसको फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे तो हम उसको तीन तरह से बांटते हैं, पार्स टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। देखिए, द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड which produces and release a range of hormone that regulate the function of other endocrine gland and target organ in the body। मीन्स जो एंटीरियर लोब है हमारा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, क्या करता है, वो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसको रिलीज करता है, जो एक रेंज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का हार्मोन नहीं बन रहा है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, दैट रिलीजेस ए रेंज ऑफ हार्मोन, मीन्स यहाँ पे बहुत टाइप के हार्मोन बन रहे हैं। पास टेलिस बहुत सारे टाइप के हार्मोन बना रहा है, जो क्या काम करता है, जो रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो दूसरे ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इनका जो सिक्रीशन होगा वो थायराइड ग्लैंड को भी अफेक्ट करेगा, वो एड्रिनल ग्लैंड को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो बात यहाँ है। ठीक है। अब पार्स इंटरमीडिया, द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सम एनिमल्स। ठीक है ना। जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट दो लोब के बीच में जो पोर्शन था, द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको बस इतना याद रखना है कि जो पार्स इंटरमीडिया है ना, जो पार्स इंटरमीडिया है, वो यहाँ पे एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन का काम क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। अब बात करते हैं पार्स नर्वोसा की, जो दी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना। हमने बताया था पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर लोब में आता है, दैट स्टोर एंड रिलीज हार्मोन सच एज ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। पार्स नर्व कौन कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लाइक वैसोप्रेसिन। तो दो हार्मोन है, एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन। ठीक है ना।
ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, हम आगे बात करेंगे क्या होता है ये, ठीक है ना, जो रेगुलेट करता है बॉडी के वेरियस फंक्शंस को, ठीक है ना। तो हमने देखा अभी कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्से में बांटा, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब का जो एक ये पोर्शन है एंटीरियर लोब, तो उसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। पोस्टीरियर लोब को बोल देंगे पार्स नर्वोसा, ठीक है ना। और एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में जो है, जो पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा को बीच में से बांट रहा है, उसको हम बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। बेसिकली अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस जो है वो ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं एक दूसरे में। अभी आगे देखते हैं। The pituitary gland is located in the bony-like cavity, bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक कैविटी, एक बोनी लाइक कैविटी, बोन से एक कैविटी, कैविटी का मतलब समझ रहे होगे ना, खांचा। तो एक कैविटी है बोन की, उसके अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये देखिए दो लोब दिखाई दे रहे हैं, वो एक ये कैविटी के अंदर है। ये कैविटी किस चीज से बनी है, बोन से, ये बोन है। तो ये बोन है हमारा स्फिनोइड बोन। इस और इस कैविटी को हम बोलेंगे सेला टर्सिका, ठीक है ना। तो वही बोल रहा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लोकेटेड है एक बोनी कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है ना। और वो बोन कौन सा होता है, स्फिनोइड बोन। मीन्स सेला टर्सिका कैविटी को बनाने वाला बोन कौन है, स्फिनोइड बोन। एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। मीन्स कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे ये है, ये दो लोग पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये ऊपर क्या है, ये चीज ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किस कैसे अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्ट है, इसके थ्रू। अगर बीच में से ये चीज काट दोगे, इसको हटा दोगे, यहाँ से काट दोगे, तो ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे हो जाएगा और वो हाइपोथैलेमस ऊपर। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ने वाला हिस्सा यही तो है ना, ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम। क्या बोलेंगे, इनफंडिब्यूलम। तो यहाँ पे बोल दिया है, एक सेकेंड, कि दे आर कनेक्टेड विद ए स्टॉक, ठीक है ना। और इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, इनफंडिब्यूलम, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस से किस चीज से अटैच है वो, किस चीज से कनेक्टेड है, बाय द वे ऑफ इनफंडिब्यूलम्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है ना। आप स्टॉक बोल सकते हो। अब इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो बेसिकली बोला जा रहा है कि इसको दो हिस्से में बांट रहे हैं हम, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्से में बांट रहे हैं एनाटोमी के हिसाब से, ठीक है ना, एनाटोमी के हिसाब से। अब देखो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर आपको दिख रहे हैं बाहर बाहर मॉर्फोलॉजी, आप समझ रहे होगे कि बाहर पूरा अंतरंग क्या दिख रहा है, बाहर से क्या दिखाई दे रहा है। तो दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर बाहर, तो आपने बोल दिया ये एंटीरियर लोब है, ये वाला लोब पोस्टीरियर लोब है। बट एनाटोमी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसको हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। मींस आपका जो पार्स डिस्टेलिस था और जो पार्स इंटरमीडिया था वो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आता है, ठीक है ना। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या आ जाएगा आपका, पार्स नर्वोसा, ठीक है ना। पार्स नर्वोसा हमारा आएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो हम बोल रहे हैं ना, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, मीन्स हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्से में डिवाइड किया, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। वो ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी है, एनाटॉमी के हिसाब से हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड किया है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। देखा जाए तो जो हम बोलते हैं एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब, वो हम मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं। बाहर से वो दिखाई देते हैं कि हाँ दो लोब जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो इस लोब को एंटीरियर बोल देते हैं, ये लोब को पोस्टीरियर बोल देते हैं, ठीक है ना। बट जहाँ पे बात आ जाती है एनाटॉमी के हिसाब से, अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो हम बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया आएगा। अब द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डिस्टेलिस रीजन को ही बोला जाता है, ठीक है ना।
कॉमनली बोल देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, दोनों वर्ड इंटरचेंजेबल है कि आप पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हो, ठीक है ना? पार्स टेलिस को आप एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हो, ठीक है ना? और पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा मीन्स आप पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हो, ठीक है? अब आगे देखते हैं। प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना? पार्स डिस्टेलिस क्या-क्या काम करे वो देख रहे हैं, ठीक है ना? हम देखे थे ना ये 3 रीजन, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। ध्यान से याद रखिएगा कि एक ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ये पार्स डिस्टेलिस है। इधर जो ये चीज़ दिख रही है, जो भी ये मिट्टी कलर की है, तो ये पार्स नर्वोसा है। और ये जो चीज़ दिख रहा है, ये चीज़, ये पार्स इंटरमीडिया, ठीक है? तो हम बात करते हैं पास डिस्टेलिस क्या-क्या सीक्रेट कर रहा है, किस कौन से टाइप के हार्मोन निकाल रहा है। अभी हम देखा था ना कि एक रेंज ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रिलीजेस ए रेंज ऑफ हार्मोन, कौन पास डिस्टेलिस। तो हम देखते हैं कौन-कौन से हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है ना? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना? एलएच एंड एफएसएच। तो ये हार्मोन ये निकाल रहा है, ठीक है ना? अभी बस आप ध्यान दीजिए ये कौन-कौन से हार्मोन निकाल रहा है, पास टेलिस। अब बात करते हैं पास इंटरमीडिया की। तो ये सीक्रेट ओनली वन टाइप ऑफ हार्मोन, ये एक टाइप का हार्मोन निकालते हैं, जो हमने बताया अभी आपको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना? अब however in humans the pars intermedia is almost merge with pars distalis। हमने बात किया अभी कि जो पार्स इंटरमीडिया है ना, जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट मर्ज है किसके साथ, पार्स डिस्टेलिस के साथ। जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, तो आप दिमाग में ये वाला डायग्राम इमेजिन कीजिए, ये दिमाग में इमेजिन कीजिए कि 2 लोब हैं, ठीक है ना? तो 2 लोब के बीच में ये एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये इसको आगे वाले हिस्से को बोलेंगे, इसको बोल देंगे पार्स डिस्टेलिस, इसको बोल देंगे पार्स इंटरमीडिया, इसको बोल देंगे पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा बेसिकली आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, और पार्स अ, डिस्टेलिस हमारा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की, जिसके अंदर हमारा आता है पार्स नर्वोसा, ठीक है ना? न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमने बताया आपको कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर कौन आता है, पार्स नर्वोसा। और पार्स नर्वोसा को आप क्या बोल सकते हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हो। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है और रिलीज करता है 2 हार्मोन, कौन-कौन से, ऑक्सिन एंड वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जो पार्स नर्वोसा है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो हार्मोन को स्टोर करता है, रिलीज करता है, सिक्रीट नहीं करता। सिक्रीट करना मतलब बनाना, कुछ सिक्रीशन चल रहा है, बन रहा है। स्टोर करना मीन्स स्टोर किया हमने, संभाल के रखा है। रिलीज किया मतलब निकाल दिया, किसी काम से आगे कहीं जरूरत पड़ी हमने ब्लड में डाल दिया, रिलीज किया उस चीज को। यहाँ पे सिक्रीशन नहीं होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन नहीं करती है, ये हार्मोन को स्टोर करती है एंड उसे रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो ये बनता कहाँ पे, सिक्रीशन कहाँ पे होता है इसका, अगर ये स्टोर कर रही है, रिलीज कर रही है, तो बना कहाँ पे ये, तो ये बनता है हमारा कहाँ पे, ये बनता है हमारा हाइपोथैलेमस में। कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में। और थ्रू थ्रू दीज न्यूरॉन्स, इन न्यूरॉन्स के थ्रू वो कहाँ पे आ जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। देख रहे हैं ना, हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ तक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। देख रहे होगे। तो यहाँ पे सिक्रीशन होता है, वो इनके थ्रू यहाँ आ जाता है और यहाँ पे स्टोर होके रहता है। जब रिलीज करना होता है तो आप ब्लड वेसल देख रहे होगे, तो ब्लड वेसल में रिलीज कर दो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। पता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और वेसोप्रेसिन कौन सिक्रीट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस, मीन्स हाइपोथैलेमस में बना थ्रू एक्सोन। एक्सोन समझ रहे हो ना, आपने न्यूरॉन का पार्ट होता है एक्सोन, तो एक्सोन के थ्रू वो क्या हुआ, न्यूरो हाइपोफाइसिस में आया,
हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे आया, न्यूरो हाइपोफाइसिस में थ्रू एक्सोन, एक्सोनली ट्रांसपोर्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा अभी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, ये 6 हार्मोन कौन निकाला था, पास डिस्टेलिस। और एक मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कौन निकाला था, पार्स इंटरमीडिया। और जो ऑक्सीटोसिन है और वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये कौन निकाल रहा है, पार्स नर्वोसा। ठीक है ना, इतना हमने देखा अभी। और एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है ना, जो आपको देख के लग रहा होगा हाइपोथैलेमस से एक्चुअल में कौन जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ा है, क्या ये ये क्या है, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस से रियल में जुड़ा कौन है, ध्यान से देख के बताइए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी बस यहाँ पे देखिए, जैसे ये हाथ का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो हैंड है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो ये हैंड इस आर्म से जुड़ा हुआ है, इस आर्म से, ये जो आर्म है, इस आर्म से कौन सा हैंड जुड़ा हुआ है, ये वाला हैंड। बाकी ये जो ग्रे कलर का जो हैंड है, क्या वो इस आर्म से कनेक्टेड है, नहीं, वो इस हैंड से कनेक्टेड है। तो वही हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ा हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, तो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ही एक पार्ट नीचे आता है, बल्ज होके क्या बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मींस जो हाइपोथैलेमस का एक रीजन ही किसको बनाने में हेल्प करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। मींस कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस का ही एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस से ही बना है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है ना, और ये अलग से लगा हुआ है एक जगह, देख रहे होगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। हम्म, हमने बता दिया आपको स्फिनोइड बोन होता है, उसकी एक जो कैविटी होती है सेला टर्सिका बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पार्स नर्वोसा, इनको हम बोल देंगे पार्स डिस्टेलिस, ये बीच वाली चीज को हम बोल देंगे पार्स इंटरमीडिया। पार्स पिलैरिस हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है ना, इन्फंडिब्यूलम के बारे में बताया कि हाइपोथैलेमस आर कनेक्टेड, मींस ऐसा बोलेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आर कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ इन्फंडिब्यूलम, ये तो स्टॉक बोल सकते हो आप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, कि ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा बन जाए तो क्या होगा, कि ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी अगर ओवर सिक्रीशन हो रहा है तो, लीडिंग टू जाइजेंटिज्म एंड लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसको मैं आगे बताना चाहूँगा। देखिए डिसऑर्डर देखिए, ठीक है ना, कि अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, क्या हो जाए, ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, हाइपर, हाइपर की बात करते हैं पहले, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर सिक्रीशन हो जाए किस चीज़ का, ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हाइपर हो जाए तो क्या होगा, देखो हो सकता है ना कि अर्ली स्टेज, मान मान लो कोई अभी अर्ली स्टेज मीन्स अभी उसका लाइफ स्पैन, मतलब अभी उसका लाइफ 5-6 साल का है, अभी वो बच्चा है, अभी 5-6 साल का है, मतलब अर्ली एज में उसको, अर्ली एज में प्रॉब्लम आ गई, मतलब कि अर्ली एज समझ रहे होंगे आप लोग कि जल्दी प्रॉब्लम आ गई। 5-6 साल का बच्चा है, अभी अभी से ही उसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लग गया, तो क्या होगा, तो अगर अर्ली स्टेज से ही हाइपर सिक्रेशन होता है तो उनको क्या बीमारी हो जाएगी, जाइजेंटिज्म डिसऑर्डर है, जाइजेंटिज्म। इसमें क्या होगा, आपकी एबनॉर्मल हाइट रहेगी, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी कुछ। ये है रॉबर्ट वेडलो, जिसकी हाइट 8 फीट 11 इंच है, 11.1 इंच। ठीक है ना, अब अगर ऐसा हो कि लेट हो जाए, मतलब कि हाइपर सिक्रेशन लेट हो, मतलब अर्ली लाइफ में ना हो, मतलब कि मान लो 20s के बाद आपका हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, 18 के बाद हो रहा है, ठीक है ना, अर्ली सिक्रेशन नहीं हुआ था, तो लेट हुआ है लेकिन सिक्रेशन कैसा है, हाइपर सिक्रेशन ज़्यादा निकल रहा है,
ठीक है ना। लेट स्टेज लाइफ, अभी लेट स्टेज में मीन्स 18 अबव हो गए हो आप, ठीक है ना। अर्ली लाइफ में तो ऐसे में क्या होगा ना, एक्रोमेगेली होगी। क्या होगी? एक्रोमेगेली मीन्स आपकी हाइट तो एबनॉर्मल रहेगी रहेगी, हाइट तो ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है ना। हाइट क्या होगी? ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आपको देखने मिलेगा ये जॉ, ये जो जॉ है, ठीक है ना, ये जो जबड़ा है वो बाहर के निकला हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। एबनॉर्मल जॉ, ऐसा कुछ। तो ये एक्रोमेगेली है, जानते होंगे इसको आप। द ग्रेट खली है जिनकी हाइट 7 फीट 1 इंचेस है। अब कम बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन की, मतलब कम सिक्रीट हो रहा है, ठीक है ना, अर्ली लाइफ में ही। अर्ली लाइफ समझ रहे होगे आप लोग कि अर्ली स्टेज में ही इनको सिक्रीशन इनका कम हो चुका है, ठीक है ना। तो सिक्रीशन कम है, ठीक है ना, हाइपोसिक्रीशन है, हाइपो मतलब कम सिक्रीट हो रहा है। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है, मीन्स कि आपकी हाइट स्टंटेड रहेगी, मीन्स आपके एज के जो बच्चे का ग्रोथ है कि 1 साल में उसकी हाइट इतनी बढ़ी, ठीक है ना। तो आपकी नॉर्मल बच्चों की ग्रोथ से ऐसे बच्चों की ग्रोथ कम रह जाती है। मान लेते हैं हम, अगर फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा 1 साल में 6 इंचेस से लंबा हो जाता है, 6 इंच से लंबा होता है। तो ऐसे जिनको ये हाइपोथिक्रेशन की प्रॉब्लम है, तो वो उनका कम रहेगा। वो 1 साल में 1 इंच, आधा इंच ऐसा कुछ ग्रोथ शो करेंगे। मीन्स अपने एज ग्रुप के बच्चों से उनकी जो रहेगी ग्रोथ वो कम रहेगी। तो इनका नाम है ज्योति, ठीक है ना। तो इनकी हाइट देख लो 62.8 सेंटीमीटर है। बात कर लिया अभी हमने डिसऑर्डर की, कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम बने तो क्या होगा, ज़्यादा बने तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम, कि मेमरी ग्लैंड जो है ब्रेस्ट का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट का ग्रोथ करवाता है, ठीक है ना। मेमरी ग्लैंड बोलेंगे भी हम। तो मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है और मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है ना। मेमरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन का काम है ये, ठीक है ना। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस और एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। नाम से ही सिंपल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करेगा? थायराइड थायराइड हार्मोन को निकालने के लिए। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायराइड हार्मोन निकालता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को स्टिमुलेट करता है कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आगे बढ़ते हैं। ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो यहाँ पे देखो, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोफिक मीन कॉर्टेक्स वाले रीजन की बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड को हमने कॉर्टेक्स और मेड्यूला हिस्से में बांटा था, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ACTH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या चीज़ करने के लिए? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स निकालने के लिए। एक हार्मोन है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कहाँ से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है ना। और ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, ये किस नेचर का है? स्टेरॉइड। हम जानते हैं कि जो हार्मोन है स्टेरॉइड नेचर के हो सकते हैं, ये तो प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किस नेचर का है? स्टेरॉइड नेचर का है। आगे बढ़ते हैं। LH and FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये स्टिमुलेट करता है गोनाडल एक्टिविटी को, ठीक है ना, एंड हैंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। तो LH एंड FSH को आप एक साथ मिला के क्या बोल सकते हो? गोनेडोट्रोफिन, ठीक है ना, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये दोनों क्या है? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। तो गोनेडल एक्टिविटी मींस गोनाड्स। आपने सुना होगा गोनाड्स। गोनाड्स हम किसके लिए यूज करते हैं? ओवेरी एंड टेस्टिस के लिए। ओवेरी और टेस्टिस के लिए हमारे गोनाड्स, मेल गोनाड है टेस्टिस और फीमेल गोनाड है ओवेरी।
ठीक है ना? तो उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, मीन्स ओवेरी की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और टेस्टिस की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। In males, LH stimulate the synthesis and secretion of hormone called androgen from testis. टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, तो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है कौन? LH, ठीक है ना? और मेल में FSH क्या कर रहा है? FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, ठीक है ना? स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उस चीज़ को रेगुलेट कौन, उस चीज़ को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? रेगुलेट कौन कर रहा है? FSH एंड एंड्रोजन, ठीक है ना? तो एफएसएच का काम देख लिया हमने, मेल्स में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। एलएच का काम देखा हमने, मेल्स में क्या करता है? ये सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो है हमारा एंड्रोजन, उसको क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। और एंड्रोजन कहाँ बनता है? टेस्टिस में। आगे बढ़ते हैं। तो इन फीमेल LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मेच्योर फॉलिकल, मीन्स जो ग्राफियन फॉलिकल से जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मीन्स ग्राफियन फॉलिकल से, मीन्स फुल्ली मेच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का निकलना, ओव्यूलेशन, तो LH के वजह से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना? एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, और LH क्या काम करता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? LH, फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है ना? जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फॉर्म कैसे होता है? फ्रॉम द रिमेनेंट, जो बचा हुआ रह जाता है ग्राफियन फॉलिकल के बाद, उससे क्या बनता है? आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो बचा रह जाता है उसका रिमेनेंट, वो क्या फॉर्म करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन रखता है? LH। एफएसएच की बात करते हैं, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स। जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स जो डेवलप होकर अभी ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी, ठीक है ना? पढ़ा होगा आपने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल, ठीक है ना? तो उन सबको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है उनकी ग्रोथ को, ठीक है ना? अब बात करते हैं MSH की, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट ऑन दी मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट हमारे स्किन पे सेल्स होती है, ठीक है ना? एक सेल्स होती है जो मेलेनोसाइट सेल होती है, हमारी स्किन पे ये सेल होती है मेलेनोसाइट। इनका काम क्या होता है? ये एक मेलेनिन नाम का कोई एक केमिकल निकालती है, ठीक है ना? मेलेनिन नाम के केमिकल प्रोड्यूस करती है जो स्किन के पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना? तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करता है एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो मेलेनोसाइट क्या करता है? मेलेनिन नाम का एक केमिकल निकालता है जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन कलर के लिए, ठीक है ना? तो मेलेनिन का सिक्रीशन कम करना है, ज़्यादा करना है, कितना निकालना है, तो इस चीज़ को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? मेलेनोसाइट को। किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट कर रहा है? मेलेनिन, मेलेनिन निकालने के लिए, मेलेनिन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना? मीन्स पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है ना? ऑक्सीटोसिन बात करते हैं। इन फीमेल्स स्टिमुलेट ए वेरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किस चीज़ का? यूट्रस का, एट द टाइम ऑफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, कि अगर मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट कराना है तो मेमोरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना? वो जो स्मूथ मसल की बनी होती है मेमोरी ग्लैंड की डक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी किसका हेल्प काम होता है? ऑक्सीटोसिन का हेल्प रोल होता है। और यूट्रस, जो यूट्रस की लाइन है, मायोमेट्रियम, ठीक है ना? जो यूट्रस की मिडल लाइन है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बॉर्न हो रहा होता है, चाइल्ड बर्थ के समय, तो यूट्रस की लाइन क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। किसके प्रभाव में? ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में। मीन्स ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो दैट बेबी का बर्थ हो सके, बेबी बाहर निकल सके यूट्रस से।
अब बात करते हैं वेसोप्रेसिन की। वेसोप्रेटिन प्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी, ठीक है ना, मेनली किडनी पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है ना, आपने सुना होगा डीसीटी, ठीक है ना, नेफ्रॉन में होता है डीसीटी, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, डीसीटी से डीसीटी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, किसकी हेल्प से होता है, वेसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन है एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, मीन्स आपने रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया ना किस चीज़ का, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, मीन्स आपने वाटर लॉस को रोक लिया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करा के आपने वाटर लॉस को रोक लिया, मीन्स आपने डायूरेसिस को कंट्रोल किया। आपने डायूरेसिस जब आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन आता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हो, तो हो सकता है आपको वाटर लॉस हो जाए, ठीक है ना, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं वेसोप्रेसिन, ये डीसीटी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसीलिए हम इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। डायूरेसिस मीन फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन आना, ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार यूरिनेशन आना, बार बार यूरिनेशन आना, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, वाटर लॉस हो सकता है। तो वेसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन है जो क्या करता है, डीसीटी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है, एब्जॉर्प्शन नहीं, इसीलिए हम इस हार्मोन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि डायूरेसिस को डायूरेसिस हो रहा है तो उसको उसका उल्टा काम कर रहा है ये, ठीक है ना, तो ये वाटर को रिटेन कर रहा है बॉडी में। अब ऑक्सीटोसिन हमने बताया आपको, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये स्मूथ मसल ग्लैंड जो ये है आपके क्या नाम है, ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड के को कॉन्टैक्ट करवाता है सो डेट मिल्क इजेक्शन हो पाए, ठीक है ना, और यूट्रस की लेयर को कॉन्टैक्ट करवाता है, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन की हेल्प से मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। तो आज की क्लास में हमने सारी बातें कर ली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, ठीक है, तो हमने ये सारे हार्मोन देखे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, इनका ओरिजिन देखा कि कहाँ से निकलते हैं, क्या काम करवाते हैं, ठीक है, बेसिकली हमने क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सारी बातें कर ली है जितनी हमारी जानकारी के लिए होनी चाहिए थी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू।